आज की इस वीडियो में हम लेसन 2 पर पहुंच गए हैं और वह है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर यानी यहाँ पे हम x y का उपयोग करके समीकरण का निर्माण करेंगे। रैखिक समीकरण यानी एक सीधी रेखी, जैसे हम बहुपद में द्विघात समीकरण देखे थे ना, सेम वैसे ही समीकरण बनेंगे। और इसमें क्या इस प्रकार दो समीकरण बनेंगे। कहूँ तो इस लेसन में कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न इस प्रकार से होंगे, दो पात्र रहेंगे, उनसे दो स्थितियां होंगी और उनसे पहले स्थिति से पहला समीकरण का निर्माण होगा और दूसरे स्थिति से दूसरे समीकरण का निर्माण होगा। ठीक है। प्रश्न में दो पात्र रहेंगे और दो स्थितियां, दो कंडीशन दिए रहेंगे। पहली स्थिति से पहला समीकरण बनेगा, दूसरी स्थिति से दूसरा समीकरण बनेगा। तो दो चर का रैखिक समीकरण में इस प्रकार से दो समीकरण बनेंगे और इन दोनों समीकरणों को हल करने की 3 विधियां दी हुई है। पहला है आलेखी विधि, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि। तो ठीक है, हम दो चरों का रैखिक समीकरण में कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जिसमें दो पात्र रहेंगे, या दो पात्र रहेंगे, उसमें दो स्थितियां होंगी, कंडीशन, उनसे पहला दूसरा समीकरण बनेंगे। या तो इसमें दो पात्र और दो स्थितियां उत्पन्न वाले प्रश्न न रह के सीधा पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिए रहेंगे और आपको कह देंगे कि इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए या इस विधि से बनाइए। या तो कई प्रश्न ऐसे है कि दो समीकरण दे दिए रहेंगे और आपको किसी भी विधि से हल करिए कह देंगे, आपको अपनी इच्छा अनुसार हल करना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज आलेखी विधि देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्या है, हमारे प्रश्नावली 1 में कथनों का समीकरण के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। देखो, प्रश्नावली 1 में कहा गया है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। यानी उसे हल नहीं करना है, इसमें सीखना है समीकरण को कैसे, मतलब एक प्रश्न दिए रहेंगे, मैंने कहा ना, दो पात्र और उसका दो स्थिति और उसका दो समीकरण रहेंगे। दो पात्र दो स्थितियां बनेंगी, पहले से पहला समीकरण दूसरे से दूसरा समीकरण। अब आपको किससे हल करना है, हल कर सकते हैं, लेकिन इन दो पात्र से दो स्थितियां होंगी, उसमें हम समीकरण बनाना सीखेंगे पहले प्रश्नावली में। तो आज हम समीकरण बनाना सीखेंगे कथनों का और आलेखी विधि से दो प्रश्नों को हल करेंगे। फिर हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में आगे चलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो प्रश्नावली 1 का, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, देखो, जो क्रिकेट कोच है उसने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। जो क्रिकेट कोच है, 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला यानी 3 बैट्स और 6 बॉल को 3900 रुपये में खरीदे। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला को और 2 गेंद को 1300 रुपये में खरीदे। तब हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ पे आगे और पूछ सकता था कि 1 बल्ला का या 1 गेंद का कीमत कितना है करके, लेकिन यहाँ पे हमें समीकरण बनाना सीखना है
क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि एक बल्ला की कीमत या दो गेंद की मूल्य की कीमत कितनी है। हम यहाँ पे समीकरण बनाना सीखेंगे। देखो मैंने कहा था ना, दो पात्र होंगे। देखो बल्ला और गेंद दो पात्र हुए और दो कंडीशन है। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है। वही उन्होंने एक और बल्ला और दो गेंद 39 रुपये में खरीदे, यानी बल्ला और गेंद दो पात्र हुए। और 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदे, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है एक बल्ला और दो गेंद 1300 रुपये में खरीदे, ये दूसरा कंडीशन है। अब इससे पहला कंडीशन दूसरे कंडीशन से दो समीकरण बनेंगे, हम उसे बनाना है। तो प्रश्न को पहचानने का एक यही तरीका है कि दो अगर पात्र दिए तो हम दो चर लेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो हम हल लिखते हैं। हल लिखा मैंने। फिर यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है तो हम माना करके लिख सकते हैं। माना एक बल्ले या एक बल्ले की, देखो रुपए में दिया है तो मूल्य लिखेंगे ना, एक बल्ले की मूल्य बराबर x है और एक गेंद की मूल्य y है। तब देखो हमने एक, चूंकि यहाँ पे जब मात्रा में पूछा जाता है, तीन बल्ला 6 गेंद, एक बल्ला 2 गेंद, क्या ये मात्रा में है ना, तो मात्रा में है तो हम हमेशा एक बल्ले या एक, जैसे पूछा जाए 3 सेब बोलता तो एक सेब की मूल्य, 4 केला बोलता तो एक केले की मूल्य, ऐसे निकालते हैं। अगर मात्रा में है तो एक एक का निकाल लेते हैं। तो जब हम एक का मूल्य निकाल लेते हैं तो हमें कितना भी बड़ा मात्रा दिया जाए हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमें एक की मूल्य पता हो तो। तब अब क्या है, मैंने एक बल्ले की मूल्य ली है 100 रुपये, नहीं हाँ 100 रुपये है ना, और एक गेंद की मूल्य लिया मैंने y रुपये है। तब प्रथम स्थिति लिखता हूँ। तब प्रथम स्थिति क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम स्थिति है ना, 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदी। अब इसे हम कैसे समीकरण बनाएंगे तो ये आप आगे देखना। इसे देखो इसे अगर मैं कहूँ एक बल्ले की मूल्य, देखो यहाँ पे एक छोटा सा समझाता हूँ। एक बल्ले की मूल्य बराबर x है तो 3 बल्ले की मूल्य कितनी होगी। तो आप क्या लिखेंगे, एक बल्ले की मूल्य 100 रुपये है तो 3 बल्ले की मूल्य कितनी होगी। तो आप क्या लिखेंगे, 3 के साथ जो एक बल्ला है, जैसे 3 पूछा है हमें, 3 बल्ले की कीमत, 3 बल्ला हुआ और जितनी एक बल्ले की कीमत है उसे हम गुणा करा देंगे तो क्या आएगा, 3x आया ना। एक बल्ले के मूल्य x तो 3 बल्ले का होगा 3x। ठीक इसी प्रकार 3x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x लिखेंगे।
एक गेंद की मूल्य y है तो 6 गेंद का 6y होगा, गुणा में कर देंगे तो गुणा में बराबर लेंगे 3900 रुपये। ठीक है, तो 3 बल्ले का पूछा है, तीन बल्ले का 100 और 1 का है तो 100 और का मतलब होता है धन। ठीक है, 6 एक गेंद की मूल्य y है तो y कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3900 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण। ठीक है, आपने ध्यान दिया। 3 बल्ला पूछा है 3 और उसके साथ 1 बल्ले की कीमत को हमने गुणा कर दिया। 6 गेंद पूछा है और उसके साथ 1 गेंद की कीमत को गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमें जैसे मैं गणित में बताता हूँ, ये चर हो गया। जैसे 1 किलो शक्कर का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है, इसी कंडीशन में तो पूछा है 10 या 3 किलो का, यहाँ पे केजी लिखना होगा, केजी। 1 किलो का शक्कर का मूल्य 20 रुपये है तो 3 किलो शक्कर का मूल्य कितनी होगी तो आप 1 किलो शक्कर है 20, 3 किलो पूछा है तो 3 गुणा में 20 करेंगे तो कितना होगा 60 रुपये। 3 किलो शक्कर का मूल्य 60 रुपये हुआ ना। ठीक इसी प्रकार हमने 1 बल्ले की कीमत को 3 बल्ले के साथ गुणा कर देंगे तो 3 बल्ले का मूल्य आया, और के बदले हमने धन लगाया, और 6 गेंद की मूल्य जानना है तो हमें 1 गेंद की मूल्य के साथ अगर हम 6 गेंद का गुणा कर देंगे तो 6 गेंद का मूल्य निकल जाएगा। इस तरह 3 बल्ले का मूल्य और 6 गेंद का मूल्य को जोड़ेंगे तो 3900 रुपये बनेंगे। कहा है ना, 3 बल्ले और 6 गेंद को 3900 रुपये में खरीदी। ठीक है, यह हमारा पहला समीकरण बना। अब हम दूसरा स्थिति में चलते हैं। द्वितीय स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहता है, 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, यहाँ पे है ना दूसरा स्थिति हमारा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा यहाँ पे। वहीं से उन्होंने, क्रिकेट कोच ने 1 बल्ला और 2 गेंद को 1300 रुपये में और ख़रीदा। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन यानी द्वितीय स्थिति। चूँकि हम हिंदी माध्यम वाले हैं तो 1 बल्ला 1 और 1 से को गुणा कराएंगे तो 1 सही आता है ना। यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे लिखे भी हैं, 1 बल्ले की मूल्य x है, 1 बल्ला का मूल्य x। ठीक है, और मतलब धन जोड़ना, 2 गेंद और 1 गेंद का मूल्य के साथ गुणा करा देंगे y, तब 2 गेंद का मूल्य निकल जाएगा। क्योंकि 1 गेंद की मूल्य y है, बराबर में लेंगे 1300। ठीक है, यह हमारा दूसरा समीकरण हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 गेंद का मूल्य और 1 बल्ला का मूल्य 1300 रुपये है। तो कुछ इसी प्रकार के मैंने कहा था ना, 2 क्या होंगे
पात्र होंगे और दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, जैसे ये, और उनसे दो समीकरण बनेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। कई बार क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए रहेंगे, आपको किसी भी विधि से हल करना होता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम आलेख विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी कथनों का समीकरण के रूप में लिखिए बोला है, तो हम यहाँ पे केवल समीकरण बनाना सीख रहे हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, छोटा सा है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। बस इतना ही पूछा है, आगे कुछ नहीं पूछा है। इसमें और भी आगे पूछ सकता था, तो वह संख्या कौन है ऐसे, या कौन सा है करके पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे हम केवल समीकरण बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे क्या इसमें दो संख्याओं का योग। दो संख्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 21 है, तो ये दो संख्या है ना, 2 धन 1 बराबर कितना होगा, 3। योग कहा है ना, योग यहाँ पे पूछा है, योग पूछा है। ठीक है, तो 16 होना चाहिए उनका, और अंतर पूछा है 8 होनी चाहिए। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। जैसे 21 मान लो ही संख्या है, तो जोड़ देंगे तो 3 आया, अगर 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये योग है, ये अंतर है। पूछा गया है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या जैसे 21, 2 और 1, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, मतलब पूछा ही गया है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर 8। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, यानी दो पात्र। योग 16 है, यानी जो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 होगा। ये हमारा पहला स्थिति। अब इस स्थिति से बनेगा हमारा पहला समीकरण, और उनका अंतर 8, यानी हम उन दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो 8 आएगा। तो यह दूसरी स्थिति है, इतना, और इनसे बनेगा दूसरा समीकरण। तो दो संख्या पूछा है, तो हम, चूंकि हमें मालूम नहीं हो कौन सा संख्या है, जब मालूम नहीं होता है तो हम x y यानी चर का उपयोग करके हल करते हैं समीकरण को। और चूंकि हम पढ़ भी रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण, तो माना वह संख्याएं x व y है, तब सिंपल सा है। प्रथम स्थिति लिखेंगे, प्रथम स्थिति दो संख्याओं का योग 16 लिखेंगे, दो संख्याओं का योग, यहाँ हम समीकरण बनाना सीख रहे हैं ना, 16 है। ठीक है, हमने लिखा प्रथम स्थिति दो संख्याओं का योग 16 है। तो क्या है भाई, दो संख्या क्या है, x और y, x और y। योग का है तो हम दोनों को जोड़ेंगे। योग कितनी है, 16, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। और यही हमारा पहला समीकरण है ना, सस्ता। लेकिन हमें समझ के लिए है ये ना, कि हम समीकरण को कैसे पहले बनाते हैं। जब हम सही समीकरण बनाएंगे
तभी सही आंसर ले पाएंगे। अगर समीकरण ही हमारा गलत है तो सब कुछ खत्म। और क्या। द्वितीय स्थिति क्या है? दो संख्याओं का अंतर, उनका यानी इन्हीं दो संख्याओं का। तो लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना होता है ना। अंतर 8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह दो संख्या क्या है? x और y। अंतर का मतलब होता है घटाना। जब हम x और y को घटाएंगे तो 8 आएगी, और यही हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, और इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, और इस प्रकार के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यहाँ पे बल्ला और गेंद है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और मैं आगे दिखाता हूँ। तीसरा प्रश्न है ये कि एक दुकान पर 2 किलोग्राम सेब है, ठीक है, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये में खरीदा। एक दुकान पर सेम टू सेम पहला प्रश्न ही जैसा है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। उसी दुकान पर। ठीक है, इसमें समझा आपने? एक फल की दुकान है, वहाँ पे 2 किलो सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये में खरीदा। यानी ये हमारा पहला कंडीशन 2 किलोग्राम सेब तथा यानी धन 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये। उसी दुकान पर 4 किलो सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। अब इसे हम क्या कहते हैं? सेम टू सेम पहले प्रश्न जैसा है, समीकरण बनाते हैं, हल लिखे, और इसमें क्या होगा, वही मात्रा पूछी गई है ना। इसमें 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम, तो माना 1 किलोग्राम सेब पहले है, उसके बाद अंगूर है ना। सेब को पहले लेंगे। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x है, और 1 किलोग्राम क्या है? अंगूर है। अंगूर का मूल्य क्या है? y है। यानी वही 1 किलोग्राम x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है। तब हमारा प्रथम स्थिति 2 किलोग्राम सेब लिखेंगे। 2 केजी लिखता हूँ मैं इधर, जल्दी होगा। केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये। दिख रहा है आपको? 2 किलोग्राम सेब। यहाँ पे वही मैंने बताना, जब 1 किलो सेब का मूल्य x है तो 2 किलो का पूछा है यहाँ पे, तो 2 को x के साथ गुणा कर देंगे तो 2 किलो का निकल जाएगा 2x। तथा का मतलब दोनों का मिला के 160 है, तो हम जोड़ते हैं ना। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है, तो हम केवल y लिख दिए। इन दोनों के मूल्यों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160 रुपये। यही हमारा पहला समीकरण है। सेम टू सेम पहले ही जैसा है।
अब द्वितीय स्थिति, इसमें क्या कहा है, 4 किलोग्राम 4 केजी सेब व 2 केजी मतलब किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। ये ठीक है। तो जब हम जानते हैं 1 किलो सेब का मूल्य x है, तो 4 किलो को पूछे तो 4x कर देंगे तो 4 किलो सेब का मूल्य निकल जाएगा। चूँकि इन दोनों का पूछा गया है, इन दोनों का मूल्य होगा 300, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे ना। 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना होगा, अगर हम y के साथ गुणा कर देंगे तो 2y करेंगे तो 2 किलो अंगूर का मूल्य निकाल आएगा बराबर 300 रुपये। और यही हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है। जब भी मात्रा पूछता है हम एक किलो का 1 किलो को मान लेंगे, माना x, 1 किलो का माना y, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। अब जितने भी, जब हम 1 किलोग्राम का जान ले जाते हैं, यानी 1 यूनिट का हम जब जान लेते हैं, तो हम कितना भी मूल्य दिए रहे, कितनी भी मात्रा पूछी जाए हमसे, हम निकाल लेंगे आसानी से। तो यही है समीकरण बनाने का फार्मूला। अब इसमें कुछ सीखने को मिलेगा ना, और अधिकतर प्रश्न इसी पे आधारित है। ऐसे ही कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे यह हमारा चौथा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति है जो अपने कार्यालय जाता है 90 किलोमीटर की दूरी तय करके। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। ट्रेन और टैक्सी दोनों में जाता है तब 90 किलोमीटर होता है। ठीक है। ट्रेन से भी गया, उसके बाद टैक्सी से भी गया, तो दोनों मिला के हुआ 90 किलोमीटर। अब वही व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। अब यहाँ पे आता है कंडीशन दूसरा, और बच्चे जो होते हैं यहीं पे समझ नहीं पाते, और मैं इसे आसानी से समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रश्न में पूछा है दुगनी है। ठीक है। हमारा पहला कंडीशन है वो 90 किलोमीटर तो जाता है ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करके, तो यही हमारा क्या है, ट्रेन प्लस टैक्सी बराबर 90 किलोमीटर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हुआ टैक्सी और ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी। टैक्सी से तय की गई दूरी, जो टैक्सी है उससे तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी, यानी टैक्सी की दूरी ज़्यादा है। ठीक है। तो देखना इसमें कैसे हल करते हैं हम। इसमें जो दूसरा कंडीशन है उसे कैसे अप्लाई करेंगे यह देखना। तो पहले मैं ट्रेन प्लस टैक्सी बराबर 90 किलोमीटर लिखता हूँ। तो हल में लिखेंगे, माना ट्रेन से, इसमें दूरी पूछा गया है ना, दूरी तय करता है, यानी दूरी पूछा गया है तो ट्रेन से तय की गई दूरी लिखेंगे। ट्रेन से, देखो पहले ट्रेन है ना, यहाँ पे ट्रेन शब्द आया, उसके बाद टैक्सी, दो क्या है,
पात्र है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर पहला कंडीशन और हमारे यहाँ से यहाँ तक दूसरी कंडीशन है। इसे जब मैं बनाऊँगा अब तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही कंडीशन आएंगे बार बार। यहाँ पे ट्रेन से तय की गई दूरी हमने इसको 1 समाना और टैक्सी से तय की गई दूरी को हमने y माना। अब पहला स्थिति लिखता हूँ मैं, यहाँ पे तब लिख लेते हैं प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति क्या है? ट्रेन व टैक्सी का उपयोग करता है 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो हम लिखेंगे ट्रेन व टैक्सी से तय की गई दूरी 90 किलोमीटर है। तो सिंपल सा है, ट्रेन से तय की गई दूरी कितना है x, दोनों को जोड़ेंगे ना, और टैक्सी से तय की गई दूरी कितना है y, दोनों को मिला के 90 किलोमीटर हो रहा है, दोनों को मिला के 90, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। ट्रेन प्लस टैक्सी दोनों से तय की गई दूरी 90 किलोमीटर है। यही हमारा पहला स्थिति या कंडीशन का पहला समीकरण बना। अब मैं आपको दूसरा कंडीशन ले जाता हूँ जिसमें हमें सीखने को मिलेगा। देखना, दूसरा या द्वितीय स्थिति लिखेंगे। द्वितीय स्थिति जब भी देखो इस प्रकार की जब भी आती है कि से तय की गई दूरी की दुगनी या तिगुनी से अधिक या से दुगनी, जब भी ऐसा आता है और जब भी तुलना होती है उनके कुछ भी कारक पर, तो हमेशा दो क्या होंगे पात्र होंगे। जैसे टैक्सी यहाँ पे ट्रेन है, तो हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे क्या है टैक्सी है, तो हम टैक्सी को यहाँ पे लिख लेंगे। टैक्सी की दूरी कितनी है y, ये हमने y लिए, ठीक है। जब भी तुलना होती है तो हमेशा बराबर में लिखेंगे। यहाँ पे देखो से तय की गई दूरी की दुगनी है, जहाँ पर से अधिक, से दुगनी, से तुगनी ऐसा या से कम ऐसा लिखा होता है और दो पात्र दिए होते हैं, तो आप दोनों को इस कंडीशन के अनुसार बराबर में लेंगे। अब आप यह देखेंगे कि इन दोनों पात्र में से जो ये कंडीशन है से, देखो इसमें पूछा क्या गया है, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। तो हम ये जो दुगनी कंडीशन है किस में लगाएंगे, पढ़ के तो यह समझ में आता है कि टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है, यानी टैक्सी की दुगनी है। टैक्सी की क्या है, यह क्या है टैक्सी की दुगनी है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत है, हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि गणित में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भले ही ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो भाव ऐसा लगता है कि टैक्सी की तय की गई दूरी ट्रेन से दुगनी है। टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है, यानी टैक्सी 2 गुना में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको यहीं पे सोचना होगा। देखो यहाँ पे एक पात्र है टैक्सी और यहाँ पे ट्रेन,
और कंडीशन, देखो कंडीशन के पूर्व आपको सोचना है क्या लिखा है, से, इस से को ढूंढना है आपको। से पूर्व जो पहला पात्र लिखा होगा उसमें लगेगा ये दुगनी, दुगनी यानी 2 के गुणा में। तो मैंने बताया कि से पहले पात्र, सामने जो पात्र होंगे उसमें लगेगा से पीछे लिखी गई कंडीशन, यानी यहाँ पे दुगनी लिखी है तो हम यहाँ 2x लिखेंगे। ठीक है, देखो गणित में ऐसा क्या होता है, y दुगनी है बोला है, अकेला जितना अकेला चला उतना ट्रेन से दुगना चला। और इसे इस प्रकार से कह सकता हूँ मैं, जैसे देखो टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी, यानी टैक्सी की दूरी क्या है, दुगनी है। किससे, ट्रेन से। ट्रेन क्या है यहाँ पे, ट्रेन x है और टैक्सी क्या है, y है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे जो ट्रेन है मान लो 20 किलोमीटर चला है तो y का मान कितना निकलेगा, 2 गुणा में 20, y बराबर कितना होगा, 40। कुछ इस प्रकार से होंगे, इससे आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। जैसे x बराबर हमने 20 किलोमीटर लिए, ठीक है 20 किलोमीटर, तो x के स्थान पे हमने रख दिया 20 किलोमीटर, तो y बराबर 2 गुणा में x का मान 20 रखे तो इसे जब हल करते हैं तो 40 आया। यानी y जो क्या है, टैक्सी है, दुगनी चली है ना, दुगनी 2 किलोमीटर मतलब दुगनी किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रेन चला है, और जो हमारा ट्रेन है 40 किलोमीटर टैक्सी चला है और 20 किलोमीटर क्या है, ट्रेन चला है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है y कितना है, 40 और x कितना है, 20। तो गणित में कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो कंडीशन लिखा है से पूर्व जो पात्र है उसमें यह कंडीशन अप्लाई किया जाता है। हम पढ़ के या तो समझ गए, टैक्सी की तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है, यानी टैक्सी की दुगनी है, यानी y की दुगनी है। मैंने कहा ना 40 आया, यहाँ पे हम 20 रखते हैं तो y का मान 40 आ जाएगा। x का मान अगर x 20 है तो y 40 होगी। गणित में ऐसा ही होता है, और यही हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, x बराबर माना x बराबर 20 है किलोमीटर, तो y का मतलब x मतलब ट्रेन का 20 किलोमीटर है, तो y का कितना होगा, 2 गुणा में 20, तो y बराबर आएगा 40 किलोमीटर। गणित में ऐसा ही होता है, दिख भले रहा है कि टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी, यानी टैक्सी में लगाएंगे 2 गुना, टैक्सी में लगाएंगे 2 गुना, लेकिन हम ट्रेन में लगाएंगे तब टैक्सी का मान निकलेगा, यही है। तो ये क्या है, हमारे आंसर है पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां में चलता हूँ मैं। पांचवा, कुछ हमेशा आपने उम्र के या आयु के बारे में प्रश्न देखे होंगे, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं, और इसमें समीकरण बनाना होता है, ठीक है। इसमें देखो, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 5वां प्रश्न है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, नरेश जो एक अपनी पुत्री के पिता है,
नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। देखो वही आए ना, से जो भी कंडीशन है तुम्हारी आयु में ही लगाएंगे हम 7 गुनी को। इसमें पढ़ने से यह पता चलता है कि नरेश का है। देखो नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी, यानी पिता के में 7 गुना करेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, से पहले जो पात्र है उसमें 7 को गुना करेंगे। इसे और करेंगे अब से 3 साल बाद, यानी वर्तमान से 3 साल बाद, यानी अभी से वर्तमान से 3 साल बाद मेरी आयु, यानी पिता कह रहे हैं मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे की 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी है, की के पूर्व क्या है, तुम्हारी आयु। तो हम इस तुम्हारी आयु मतलब पुत्री की आयु में 3 गुना करेंगे और तुम्हारी आयु यानी पुत्री की आयु में 7 को गुना करेंगे, पिता के में नहीं, बराबर में लेकर। जैसे हमने लास्ट अभी प्रश्न किए, ट्रेन और टैक्सी वाला। टैक्सी दुगनी है, ट्रेन क्या है, दुगना से कम है। फिर भी इसमें 2 का गुना किए हैं, क्योंकि गणित में ऐसा ही हल करके ऐसा ही फार्मूला बनाया जाता है, ऐसा ही समीकरण बनाया जाता है जिससे सही आंसर निकले। जब मैं तो बता चुका हूँ ना, ये वाला दुगना क्यों होगा यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया मैंने, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखना, इसमें हम हल लिखेंगे। माना नरेश की आयु वर्तमान आयु 1 है ना, और पुत्री लिखेंगे ना, तुम्हारी नहीं लिखेंगे, पुत्री कहा है। यहाँ पर भी 2 कंडीशन उत्पन्न हुए, बताता हूँ। पुत्री की आयु बराबर y है, तब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, नरेश और उसकी पुत्री 2 पात्र हुए, और 7 साल पहले मेरी आयु पूछ रहा है, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी, ये पहला कंडीशन हुआ। और 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से या तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, पहला से पहला समीकरण, दूसरा से दूसरा समीकरण। तो हम प्रथम स्थिति लिखते हैं। ऐसा लिखूंगा चलेगा। फर्स्ट स्थिति क्या है, 7 साल पहले कहा है कि 7 साल पहले तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। 7 साल पहले का मतलब समझते हो, पहले मतलब घटाएंगे। 7 साल पहले नरेश की आयु लिखेंगे यहाँ पे ना, नरेश की आयु 7 साल पहले मेरी आयु, यानी नरेश की आयु कितना लिखेंगे, नरेश की आयु हमने क्या लिया, वर्तमान x, जैसे आज मान लो 20 है, तो 7 साल पहले कितना होगा, 7 को घटा देंगे तो 20 में 7 को घटा देंगे तो बात हो जाएगा 13 साल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 7 साल पहले का है तो घटा देते हैं, इसे हम ब्रैकेट में लेंगे ना, और इसी में ही है तुम्हारी आयु, यानी 7 साल पहले पुत्री की आयु कितना है, हमने पुत्री की आयु के लिए वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान लिखना था मुझे, वर्तमान आयु y, और चूँकि यहाँ पे पूछा नहीं गया ना, क्योंकि इसमें हम समीकरण बना रहे हैं। आगे अभी पूछता कि कुछ भी पूछ सकता था इसके बारे में, जैसे पुत्री की y, यहाँ पे हम देख रहे हैं पुत्री की आयु हमने वर्तमान लिए y,
तो 7 साल पहले कितना होगा, -7। ठीक है, कुछ इस प्रकार के समीकरण बनाए जाते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना। हमने नरेश की आयु निकाला x, पुत्री की आयु निकाला y, तब 7 साल पहले नरेश की आयु x लिए हैं तो उसमें 7 घटा दिए। 7 साल पहले पुत्री की आयु को हमने y ली है, पुत्री की आयु को, और उसमें 7 साल पहले कहा है तो हमने 7 से घटा दिए। अब प्रथम स्थिति अनुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पे। प्रथम स्थिति के प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार मैंने कहा था ना, 2 पात्र रहेंगे और से दुगनी, से अधिक, से कम, ऐसा जब होता है तो दोनों पात्र को हम बराबर में लेंगे ना, हमेशा बराबर में। गांठ बांध लो, बराबर में ही लेंगे। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे, हमेशा क्या लेंगे, बराबर में लेंगे। इसे हम x - 7x बराबर लिए और इस पात्र को y - 7x, इसको भी हमने बराबर लिया। अब दोनों पात्र को बराबर लेने के बाद, चूंकि 7 साल का है ना, तो हमें ये समीकरण बनाना पड़ा। ये समीकरण थोड़ा ध्यान नहीं देना। अगर 7 साल पहले नहीं कहा गया होता तो x और y में बराबर करते और 7 को किस में डालते वो बताता। तो याद देखो, ये पुत्री है, हमने दोनों पात्र को बराबर में ले लिए। अब पहली कंडीशन में 7 से 7 गुनी लिखी है, तो ये 7 गुनी हम कहाँ लगाएंगे, से या का की जो भी है उसके पूर्व देखना है कौन सा पात्र है। से पहले लिखा है तुम्हारी आयु, तुम्हारी कौन है, पुत्री, ठीक है ना। मेरी किसका है, नरेश का। तुम्हारी आयु किसका है, पुत्री का। तो पुत्री से पहले आया है और से बाद में है 7 गुनी, तो हम पुत्री में 7 गुना करेंगे। यहाँ पे गुणा कर सकते हैं या सामने ऐसे लगा देंगे तो 7 का गुणा हो गया। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, समीकरण बनाना ही है ना, प्रथम स्थिति से हम समीकरण ही बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये समीकरण नहीं है। मैंने यहाँ पे y बराबर 2x बताए थे, हम इसे और आगे हल कर सकते हैं ऐसे। क्या है, y को इधर पक्षांतरित करके 2x माइनस y बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे समीकरण बनाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार इसमें हम अभी समीकरण बनाएंगे। तो इसमें किसी का गुणा नहीं करना है, इसमें हमें गुणा करना है। तो हम इसे x - 7 लिखे, ब्रैकेट को हटा दें, बराबर लिखे। अब 7 का, चूँकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो 7 y आएंगे। अब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, आपस में गुणा होंगे तो ऋणात्मक बनेंगे। 7 का गुणा 49। अब इनको हम पक्षांतरित करके इधर ला लेते हैं, ठीक है। x - 7 पक्षांतरित करो इसको, धनात्मक है तो 7y, और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, और 49। अब चूंकि ये सभी इधर आ गए और ये बराबर का साइन तो है, अब इधर कुछ नहीं है तो 0 लिखते हैं। और ये हमारा समीकरण अभी पूरा हुआ नहीं है, हम इसमें और हल कर सकते हैं। x - 7y चर समान जगह में, और प्लस 49, और ये -7 को इधर लिखते हैं ताकि हल करते हुए बने। अब इसे हल कर सकते हैं, x - 7y प्लस, रुको भी, एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, और आपस में संख्या क्या होगी, घटेगी। 49 में 7 गया तो बचेगा 42, लेकिन 49 बड़ी है
और धनात्मक है तो धन बराबर 0। अब क्या है, ये संख्या आगे हल नहीं होगी, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। तो अब क्या होगा, यही हमारा पहला समीकरण है। पहली स्थिति से हमने पहले कुछ समीकरण बनाए, 7 साल पहले का है तो हमने 7 से घटा दिए। पहले क्या था, 7 साल पहले या समय नहीं दिया था तो x और y का उपयोग करके सीधा समीकरण बनाते थे। अब एक और कंडीशन जुड़ गया है, उसके बाद एक और कंडीशन को हल करके हम समीकरण बनाते हैं। वैसे ही अब हमारा दूसरा समीकरण ये है कि अब से, यानी अब से वर्तमान x और y है, अब से 3 साल बाद यानी x + 3 और y + 3, 3 साल बाद का है यानी जोड़ना है। मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी थी, तो मैं द्वितीय स्थिति को लिखता हूँ। सेकंड स्थिति में क्या है, 3 साल बाद नरेश की आयु, नरेश की वर्तमान आयु क्या है, x। 3 साल बाद क्या लिखेंगे, अभी क्या है, मान लो 20 है, 3 साल बाद कितना होगा, 23। 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। समीकरण ऐसे ही बनाए जाते हैं। 3 साल बाद पुत्री की आयु, पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, y। 3 साल बाद पुत्री कितने की हो जाएगी, +3। ठीक है, पहले का मतलब होता है घटाना, बाद का मतलब होता है जोड़ना। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में क्या होगा, ये 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी होगी। ये जो 3 गुनी है किसमें लगेगा, गुणा करेंगे 3 को, तुम्हारी आयु यानी पुत्री की आयु में गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों पात्रों को बराबर लेंगे। जब भी 2 पात्र दिए हैं और उसके बाद कंडीशन दिया है से अधिक, से कम, से गुनी, से द्विगुनी या दुगनी, तो दोनों पात्र को हमेशा बराबर में ही लेंगे। हम इस कंडीशन को बराबर में लेंगे ना, 3 साल बाद की कंडीशन को, x + 3 ये नरेश है और उसकी पुत्री ये है। अब मैंने कहा था ना, 3 को हम तुम्हारी यानी पुत्री में गुणा करेंगे, पुत्री में करेंगे तब पिता की निकलेगी। पिता में कर देंगे तो पुत्री 3 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता छोटा हो जाएगा। जैसे ट्रेन और उसमें बताया था ना 20 और 40 का। तो अब इसे हल कर लेंगे और हमारा समीकरण प्राप्त करेंगे। 3y ++ है, 3 त्रिक 9। अब इसे इधर ला लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। x + 3 - 3y -9 प्लस में ना बराबर 0। ये इतना भाग इधर आ गया तो इधर 0 हो जाता है, हमेशा इस चीज़ को भी याद रखना चूँकि बराबर है। अब इसे हल कर लेते हैं, चर को पास में रखते हैं। x - 3y और बड़ी संख्या को पहले ले लेते हैं +3 बराबर 0। ये तो अलग अलग चर हैं, जोड़ना घटाना तो होगा नहीं इसमें। एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो क्या होती है, आपस में संख्या घटती है। 9 में 3 गया तो बचेगा 6। 9 बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बराबर 0। अब ये आगे हल नहीं होगा, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। यही हमारा द्वितीय
कंडीशन का दूसरा समीकरण है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो समीकरण मैंने प्राप्त किए हैं। इससे क्या होता है, इसे ही समीकरण निकाय कहते हैं। अब इसके बाद आपको 3 अलग अलग विधियों से हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करेंगे तो नरेश की आयु और पुत्री की आयु प्राप्त हो जाता है। तो अब कुछ आलेखी विधि करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, एक प्रश्न है, आलेखी विधि से इसे हल करेंगे तो पहले समीकरण बनाएंगे ना। कुछ हिरणों एवं सारस पक्षी के पैरों की संख्या की कुल संख्या 180 है। पैर पूछा है ना, ये पहला समीकरण है। 2 पात्र है, हिरण और सारस, और कुल पैरों की संख्या 180 है। उनके आंखों की संख्या 120 है पूछा है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हिरणों एवं सारस पक्षी की संख्या कितनी पूछी गई है। अब इसमें हम आलेख विधि का उपयोग करके निकालेंगे। तो इसमें आलेख विधि मैं जो है बड़ा क्या कहे कि बोझ ही हल्का कर दूंगा, ऐसा आलेख विधि बताता हूँ मैं। आलेख विधि तो वही होगा, लेकिन हम x और y का संगत मान निकालेंगे, उसमें बहुत सारा निकालना पड़ता है। मैं इसमें वैसा नहीं करूँगा, केवल 2 संगत मान निकालूंगा और उसी से हमें पता चल जाएगा। तो ठीक है, मैं इसे हल करता हूँ। इसमें पूछा गया हिरणों एवं सारस की पक्षी की संख्या, तो हम माना करके लिखेंगे, माना हिरणों की संख्या x है। सेम टू सेम वैसी है जैसे पिता पुत्री के बनाए हैं। और सारस पक्षी की संख्या y है, यहाँ पे बराबर है ना। हिरणों की संख्या x और सारस पक्षी की संख्या y है। तब हमारा फर्स्ट स्थिति, प्रथम स्थिति क्या है, हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या। अब देखो, सारस पक्षी है 2 पैर होते हैं इसके, और हिरण के 4 पैर होते हैं। तो हमें क्या लिखनी होगी, देखो, हिरण के पैर, हिरणों के पैर कितना होता है, मैं यहाँ ब्रैकेट में 4 डाल देता हूँ। ठीक है, 4 प्लस 180 दिया है ना, सारस के पैर 2 होते हैं। ठीक है, बराबर 180 दिया है, 180 दिया है। तो हम इससे हम क्या निकालेंगे, पहला समीकरण बनाएंगे। हिरण को हमने क्या माना है, एक हिरण कितना है, एक हिरण को हमने x माना है, यानी हिरण की संख्या 1 x। अगर एक हिरण की संख्या x है तो 4 हिरण की संख्या 4 हो जाएगी। 4 हिरणों के पैरों की संख्या 4 गुना में हो जाएगी। एक हिरण x और उसके 4 पैर हैं तो 4 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ पे निकल रहा है एक हिरण का पैरों की संख्या। अगर x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ना, 2 चौक 8, यानी 2 रखेंगे x के बराबर। जैसे बताता हूँ, जैसे हमने हिरण की संख्या 4x पैरों की संख्या रखी। अगर एक हिरण रखेंगे
और उसके पैरों की संख्या 4 लिखेंगे तो कितना होगा 4, 2 रखेंगे तो 8, यानी दो हिरण की पैरों की संख्या 8। तो इस प्रकार से मानेंगे आप। तो 4x प्लस को हमने प्लस लिए, सारस के पैर कितने होते, सारस एक क्या है, पक्षी है, तो y है पैर, सारस को हम y लिए हैं, एक सारस मान लो, और सारस के 2 पैर होते हैं तो 2 गुना कर देंगे, यानी एक सारस का और एक हिरण के पैर 4 और 2, लेकिन हमें पूछा गया है 180 है, तो हमें यहीं पे ज्ञात करना है 100 और y का मान ज्ञात करेंगे तो हमें हिरणों की संख्या और सारस पक्षी की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यही हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण यानी दूसरी स्थिति के लिए, सेकंड स्थिति, दूसरी स्थिति यानी उनके आँखों की संख्या 120 है, यहाँ पे कुल संख्या क्या है, पैरों की कुल संख्या 180 है, तो उनके क्या बोलते हैं, आँखों की संख्या लिखेंगे, हिरणों की आँखें 2 होती है, ठीक है, प्लस सारस की आँखें 2 होती है। मैं यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, लिखना नहीं होता है लेकिन, ठीक है, बराबर दिया है 120, हिरण और सारस की आँखें दिया है 120, गाय नहीं है ये, आँखें है, तो 2 हिरण क्या है, हमने 1 लिए, आँखें के लिए 2 प्लस सारस को हमने लिए हैं y, आँख कितनी है 2, बराबर कर देंगे 120। ये हमारा दूसरा समीकरण। समझ रहे हैं, जैसे इसे लिखा हूँ समझा के वैसे ही यहाँ पे है। आँखें 2 है तो 2, पैर केवल 4 है हिरण के, बाकी इसका भी पैर 2 है। अभी हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुए। अब हमें यहाँ पर संगत मान निकालनी होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें क्या होता है, संगत मान निकालना होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे 2y को हमेशा निकालेंगे, बराबर में लेंगे 180 और 4x को पक्षांतरित कर देंगे, लिखेंगे माइनस, चूंकि धनात्मक है इधर, माइनस 4x। हम यहाँ पे क्या करेंगे, y और x की संगत मानों को निकालेंगे, तो इसे और हल करना पड़ता है। समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 2 से उनके संगत मान निकालेंगे और समीकरण सारणी 2 में उनके संगत मानों को लिखेंगे। अब क्या है, केवल y बस रखनी ना यहाँ पे, तो y बराबर 180 माइनस 4x/2 पूरे का। और मैंने आपको बहुपद के भाग करना में बताया था, अगर 2 पदों का भाग एक पद से करना है तो कैसे होगा, y बराबर लिखेंगे 180/2 करेंगे, माइनस को माइनस 4x/2। अब y का मान निकल गया, कितना हो जाएगा 90, 2 से भाग देंगे तो माइनस 2 दूनी 2 बार में कट गया 2x। यही क्या है, इससे हम x का मान यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो x का मान अगर हम 10, 20, 30 रखेंगे तो y का भी संगत मान निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः
इसे हम समीकरण 3 लिखें। अतः समीकरण 3 में x बराबर 2 मान रखेंगे ना हम, चूँकि ये 10 के पहाड़े में जा सकता है तो हम 10 से शुरू करेंगे। 10, चूँकि ये 90 है, देखो केवल 2 ही मान लेना है ना, हम 10 और 20। मैंने कहा था ना हल्का कर दूंगा करके आपका बोझ। 10 और 20, और क्या कहता हूँ मैं इसे, इसमें क्या है, हम x का मान अगर 10 रखेंगे तो y के संगत मान निकलेंगे। तो हम यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे सारणी 1 और ये x के संगत मान होगा, ये y का, और हम केवल 2 लेंगे। मैंने कहा था ना बोझ हल्का कर दूंगा। 2 लेकर भी हम सही आंसर ला सकते हैं। हम यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 और आगे नहीं ले सकेंगे, क्योंकि समय भी बच्चों के पास कम होता है और इतने में ही मान सही आंसर आ जाता है। तो हम x के मान हमने अगर 10 रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 90 माइनस 2 गुणा में 10। तो ये हल हो जाएगा 90 माइनस 20। तो y बराबर आया यहाँ पे 90 में 20 घट गया तो 70। तो x का संगत मान y के लिए 70 हुआ। ठीक है, वैसे ही ये हमारा पहला हुआ। दूसरा y बराबर लेंगे 90 माइनस 2, ठीक है, 2 x का मान रखेंगे अब 20। यहाँ पे 10, 20 मान रखने पर लिख सकते हैं। y के संगत मान ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर y के संगत मान, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, 2 गुणा में, यहाँ पे ये गुणा होगा 0 नहीं, 2 गुणा में 20 रखना है, ठीक है। 20 ये, तब इसे हल करते हैं। 90 माइनस 40 बराबर होगा 90 में 40 गया तो बचेगा 50। तो जब 20 रखेंगे यहाँ पे क्या है, 20 रखेंगे तो y का संगत मान क्या होगा यहाँ पे 50। ठीक है, हमारा पहला सारणी हो गया। अब हम समीकरण 1 से किए हैं। अब इसी सेम टू सेम फॉर्मेट को हम समीकरण 2 के लिए करेंगे और दूसरा चार्ट हम यहीं पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और चार्ट, ताकि एक साथ देखने को मिले हमें। सारणी 2, केवल 2 ही मान लेंगे, 2 ही मान से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हमें एक रेखा खींचनी होती है x y रेखा। 2 बिंदुओं को जब हम 2 बिंदुओं को जोड़ देंगे या 2 बिंदुओं के सीध में खींचेंगे तो रेखा सीधी चली जाती है। तो मैं आगे इसमें बताता हूँ। अब हम क्या है, समीकरण क्या है 2 से, हमारा समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे y को हम निकालेंगे
y बराबर लेंगे 120 और 2x इधर चला गया तो -2x। ठीक है, ये हमारा समीकरण हुआ। अब इसे हल करते हैं। अब केवल हमें y बस लेना होता है। 120 माइनस 2x, 2 इधर आ जाएगा तो भाग हो जाता है। ठीक है, तो y बराबर ये 120/2 बनेगा और 2x/2 बनेगा। तो y बराबर निकला 120 में 2 का भाग 60 माइनस 2 और 2 कट गए x। अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः इसको हम समीकरण 4 मान लें ताकि आसानी होता है। अतः समीकरण 4 में x बराबर 10, 20 रखने पर y के संगत मान, ठीक है, y के संगत मान। तो y बराबर लिखेंगे, पहला निकालने के लिए y बराबर 60 माइनस x का मान पहले 10 रखेंगे। तो हम यहाँ पर भी पहले 10 भर लेते हैं। यहाँ पे 10 भर लिए, x बराबर 10 रखे तो y का मान कितना निकलेगा यहाँ से पता चलेगा। बराबर 60 माइनस इसमें हम 10 रख लिए, 60 में क्या हो जाएगा, 10 चला गया तो 50, y बराबर निकला 50। तो हम यहाँ रखेंगे 50। अगर हम 20 रखते हैं तो कितना आता है, ये पहला हुआ। y बराबर 60 माइनस 20 रखते हैं सीधा 20, तो y बराबर आया 60 में 20 चला गया तो 40। तो अगर हम 20 रखते हैं तो 40 आता है। तो आप इस प्रकार से देख लेना। यहाँ पे मैंने सही लिखा, समीकरण 4 में x बराबर 10, 20 रखने पर y के संगत मान। हम यहाँ पे यहीं पे बनाना होता है, हमें अलग अलग नहीं बनाना होता है। ठीक है, इस सारणी को यहीं पे बनाते हैं। सारणी 2 x y 10 रखे पहले, उसके बाद 20 रखे, 50 आया, इसका 40 आया है। ठीक है, यही समीकरण यहाँ पर है। अब इसी सारणी को देखकर हम ग्राफ में लिखेंगे। तो मेरा ग्राफ कहाँ है, नेक्स्ट वीडियो में इसी को ग्राफ में समझाऊंगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसे भी ग्राफ में समझाऊंगा। और ये जो है ग्राफ में अच्छे से समझाऊंगा और समय भी हो गया है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कल मैं ग्राफ के साथ आऊँगा और ग्राफ में इन दोनों सारणियों को बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ग्राफ में।